नमस्कार मित्रों, नॉलेज नेटवर्क्स में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर गौरव दत्ता, आपका मित्र। और जैसे कि विदित है, आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर बात करते हैं आर्थिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बातचीत का, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के इस वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित सारी बातों की मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो वो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मैं पहले ही बार आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में हम बताएंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ये कब लेना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, इसके सारे प्रोस एंड कॉन्स, इसकी कमियाँ, खूबियाँ, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी को लेने से पहले। तो पहले हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस होता है वह इंश्योरेंस जो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य इमरजेंसी होने पर, हॉस्पिटलाइजेशन होने पर, जो भी आपका मेडिकल बिल होता है, चाहे वो ट्रीटमेंट का हो, वो डॉक्टर्स का बिल हो, वो रूम का रेंट हो, वो सर्जरी हो, वो इंजेक्शंस हो, वो दवाइयाँ हो, किसी भी चीज़ का वो जो टोटल कॉस्ट होगी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन पे, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ये इस चीज का इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस। स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उस पर जो भी खर्चा होता है वो इस हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत कवर्ड होता है। आप उससे चिंता मुक्त हो सकते हैं। अब सवाल, हम इसके बारे में भविष्य अभी बात करेंगे इसी बातचीत में आगे भी। ये कब लेना चाहिए? ये आज लेना चाहिए, ये अभी लेना चाहिए, ये जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। अर्थात जैकी होता क्या है कि जितनी कम उम्र में लेंगे उतना ही कम प्रीमियम होगा। इसका प्रीमियम फिक्स नहीं होता, इसका प्रीमियम उम्र के साथ बढ़ता है। पहले तो मैं ये बता दूं। दूसरा, मतलब फ्रीज नहीं होता जैसे कि टर्म पॉलिसी वगैरह में होता है, हर साल के बाद बढ़ता है प्रीमियम। दूसरी बात, मतलब उम्र के साथ बढ़ता है, जैसे 20 से 30 के बीच में प्रीमियम कम होता है। मेरी सबसे अनुरोध है कि जो जितना जल्दी लेंगे आप उम्र में, जितने कम उम्र का व्यक्ति इसे लेगा उतना ही अच्छा है। इसके दो फायदे हैं। एक तो कोई उस समय पर क्रिटिकल इलनेस की हिस्ट्री नहीं होती, कोई बड़ी इलनेस हो ही नहीं होती, तो इसलिए पॉलिसी आसानी से मिल जाती है, सस्ते दर पर मिल जाती है और उसका फायदा पूरे लॉन्ग टाइम लाइफ में बढ़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में पॉलिसी ली और एक ने 45 साल की उम्र में ली है, तो जो 25 साल का व्यक्ति है उसकी 45 साल की होने पर जो प्रीमियम बैठेगा उससे कहीं ज़्यादा उस व्यक्ति का बैठेगा जिसने ली ही पॉलिसी 45 साल की उम्र में है, उसने स्टार्टिंग ही 45 साल की उम्र में करी है पॉलिसी लेने की। तो इसलिए यंग ब्लड को ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। बाकी मेरा सभी मिडिल एज लोगों से भी और सीनियर सिटीजन से भी अनुरोध है कि वो हेल्थ पॉलिसी को जरूर जरूर लें, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी समस्या है, इसको लेकर हम सबसे अधिक चिंतित रहते हैं। वैसे इकट्ठा नहीं करते, अगर हम नॉर्मली देखेंगे, हम मकान के लिए इकट्ठा करते हैं, हम बच्चों के एजुकेशन के लिए करते हैं, बच्चों के बिजनेस के लिए करते हैं, उनके शादी वगैरह करने के लिए भी करते हैं, अपने रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करते हैं। लेकिन देखिए, हम ये सोच के नहीं करते कि भाई हम बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, एकदम से हॉस्पिटलाइजेशन, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बीमार हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोई और बड़ी बीमारी हो गई, तो उसका जो खर्चा है आजकल बहुत ज़्यादा होता है और वो 10 से 15% की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि मेडिकल रिसर्च जो है वो इस प्रकार की होती है और वो बीमारियां जो विकट हैं उनके इलाज भी महंगे हॉस्पिटल में ही संभव है। छोटे हॉस्पिटलों में उनका इलाज नहीं होता और उसका बिल ऐसा घूमता है कि व्यक्ति को की बुरी गत बना देता है वो कुछ दिनों में ही। तो हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो बेटर ये है कि हम उसको इंश्योर करके चलें। एक मोटा मोटी तौर पे हम ये मान लें कि हमें कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए और उसको इंश्योरेंस कराना इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उस एक ऑप्टिमम अमाउंट का, जो कि आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो किसी को भी और कुछ नहीं तो 3 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर तो लेना ही चाहिए। वैसे लेना चाहिए 5 से 10 लाख का, हम उसके बारे में, उसके ऊपर की भी बात करेंगे, लेकिन इतना कवर मिनिमम तौर पे किसी भी व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस के दौरान में कवर करना ही चाहिए। अब सवाल होता है कि देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जब आपके परिवार में कोई बीमार होता है तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस से कवर होता है तो आपकी सारी एनर्जी उसकी जो है वो ट्रीटमेंट पे लगी रहेगी। ट्रीटमेंट पे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे बजाय इसके कि खर्चा कितना हो रहा है, क्योंकि खर्चा तो कवर्ड है, ज़्यादातर खर्चा कवर्ड होता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट पे कंसंट्रेशन करना ज़रूरी होता है बजाय इसके, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है उस विकट परिस्थिति में। तो ये हमें उससे निजात दिलाता है।
उस पैसे की चिंता से, है ना। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है। उसकी कोई टेंशन नहीं रहती कि कितना खर्चा हो रहा है, बस आप ट्रीटमेंट चाहते हैं कि ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा हमारे व्यक्ति को मिले। अब आप देखिए, हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हैं, चाहे टर्म पॉलिसी कराएं या मनी बैक पॉलिसी कराएं, हम हर एक छोटे छोटे व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं। परंतु हमें से बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते और ये सोचते हैं कि भाई मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। बीमारी कह करके नहीं आती, पूर्व सूचना दे करके नहीं आती। बीमारी आएगी तो आएगी ही, और जिस भी उम्र में आएगी। आज हम स्वस्थ हैं, 10 साल बाद नहीं होंगे, क्या तभी लेंगे? प्यास लगने पे कुआं खोदेंगे, तब तो मिलेगी ही नहीं पॉलिसी। अगर आप ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं तो, अगर आप ऑलरेडी एक मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर चुके हैं, तो उस समय पर आपको हेल्थ पॉलिसी आसानी से नहीं मिलेगी। मिलेगी तो उसका कवरेज बहुत कम मिलेगा, उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, और उसमें एक वेटिंग पीरियड भी होता है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, जब पैसा ना हो आपके पास और गंभीर बीमारी का आप सामना कर रहे हो जिसका महंगा इलाज हो, आप अपनी सारी सेविंग को खत्म कर देंगे। दैट मीन्स वैनिश ऑल दी बैलेंसेज इन योर बैंक अकाउंट्स। आपको रिश्तेदारों से उधार मांगना पड़ेगा, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस पहुंचेगी। तो बेहतर इन सबसे निजात दिला लेने के लिए आप लोग सभी को मेरा अनुरोध है कि आप जरूर जरूर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें। कम कवरेज की लें या ज़्यादा की लें, लेकिन लें, और ऑप्टिमम लें। बहुत कम कवरेज भी बेकार है, क्योंकि जब जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो लाख 1.5 लाख का खर्चा नहीं होता। आजकल खर्चा 2, 2.5, 3, 4, 5 इससे भी अधिक हो जाता है। हम सब जानते हैं, हम सब सामाजिक लोग हैं, सब जानते हैं इस चीज़ को कि कितना खर्चा होता है। आप सुनते भी होंगे इस चीज़ को। तो अब दूसरी एक बात होती है कि इसका जो इसमें जो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, सॉरी मैं पॉज कर गया, कुछ बात याद कर रहा था मैं। इसका जो वेटिंग पीरियड होता है वो 2 से 4 वर्ष का होता है कुछ बीमारियों में जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अगर पॉलिसी ली तो उसमें पूछा जाता है कि हमारे पास कौन सी बीमारी है, हमारे पास ऑलरेडी हमें कोई बीमारी है क्या, तो हमें उसमें सच सच बताना होता है, बताना चाहिए भी। उससे थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन कवरेज ज़्यादा पुख्ता होगा और उसका क्लेम लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ बीमारियों में साल भर का होता है, किसी में 2 साल का होता है, किसी में 4 साल तक का भी हो जाता है कि भाई 4 साल तक का तो हम उसका नहीं देंगे कवरेज, लेकिन उसके बाद हम उसको कवरेज देंगे, क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग है, इंश्योरेंस लेने से पहले से है। अभी मैंने एक बात कही थी कि जब बीमार हो जाएंगे उसके बाद लेने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो अगर किसी को ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है, तो उसको आपको सूचना देनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर वरना क्लेम लेने में दिक्कत आती है। क्योंकि कुछ बीमारियों को पता चल जाता है कि ये तो तब भी थी जब इन्होंने पहली बार इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। झूठ बोलने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें नोट कर रखी हैं, इसलिए इसे अदरवाइज़ मत लीजिएगा कि अगर मैंने कोई चीज़ों पे एकदम से नज़र डालता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। इसलिए इसमें क्या होता है कि रेगुलर मेडिकल टेस्ट्स भी ज़्यादातर पॉलिसीज़ में आजकल शामिल हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फुल बॉडी चेकअप होता है, उससे ये भी पता चल जाता है कि क्या अंदर हमारे कोई बीमारी पल रही है या उसके होने की संभावना है। इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि हम उसके लिए सतर्क हो सकते हैं, हम उसके लिए कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हम चाहे वो एक्सरसाइज के माध्यम से हो, लाइफ स्टाइल के माध्यम से हो, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, जो हमारे यंगर वंस हैं, जो जो जैसे 20 से मैंने कहा ना, 20 साल से 30 साल की उम्र में जो हेल्थ पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा वो कम होगा, 30 से 40 में वो बढ़ जाएगा, 40 से 50 में और बढ़ जाएगा। लेकिन जो हमारे यंगर वंस हैं वो जब बड़े होंगे, वो जब 60 साल के होंगे, 70 साल के, उन्हें उसका कितना बेनिफिट मिलेगा सीनियर सिटीजन होने के बाद। अब सीनियर सिटीजन होने के बाद थोड़ा पॉलिसी लेंगे, तब तो वो बहुत महंगी मिलेगी, हो सकता है मिले ही ना, क्योंकि तब तक तो स्वास्थ्य की स्थिति वैसी बड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो कितना हेल्प मिलेगी उन्हें उस पॉलिसी को कंटिन्यू अगर वो करते रहेंगे तो, अगर यंग एज में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी जितना कम उम्र में, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होती है टर्म पॉलिसी का, मैं पहले बता चुका हूं अपने वीडियो में, ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में जितनी कम उम्र में आप लेंगे उतना ही आपको बेनिफिशियरी होगा। कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं इसमें, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। एक तो फैमिली के सभी मेंबर्स इसमें कवर होने चाहिए। इसमें प्लान होता है, फैमिली फ्लोटर कहते हैं उसे। उसमें पत्नी, बच्चे, पेरेंट्स, अनमैरिड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी वो उसमें शामिल होते हैं। अगर आपके सास ससुर भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है, तो भी वो उसमें शामिल हो सकते हैं। उसी हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होता है। तो पहले तो आप ये देखिए कि सारे फैमिली मेंबर्स उसमें इंक्लूड हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है इसमें सिर्फ कमाने वाला इंक्लूड है, जैसे कि टर्म पॉलिसी होती है ना। बीमार कोई भी हो तो पूरा परिवार ही परेशान होगा, पैसा लगेगा ही, है ना। तो सभी सदस्य इसमें
कवरेज में होने चाहिए। दूसरा एडुकेट सम होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपने लाख रुपए का ले लिया, 2 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की ले ली, क्या फायदा। पॉलिसी ऐसी हो जिसका एडुकेट सम हो। मैंने पहले ही बताया कि कम से कम 3 लाख रुपए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ही ले सकते हैं, जितना आपको आपकी पॉकेट अलाउ करे प्रीमियम के हिसाब से। लेकिन फिर भी मेरी सलाह यह है कि आज के दौर में किसी भी व्यक्ति को 5 से 10 लाख के बीच में फैमिली फ्लोटर, फैमिली मतलब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि आजकल इतने खर्चे हो जाया करते हैं। एक तीसरी बात यह है, ध्यान रखने योग्य है कि आप जब भी किसी पॉलिसी लें, कोई भी पॉलिसी लें किसी इंश्योरेंस कंपनी की, तो आप ये देखें कि आपके क्षेत्र में उनके द्वारा जो ऑथराइज हॉस्पिटल्स हैं उनका नेटवर्क कैसा है, कितना है, किस प्रकार के वो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। तो ये भी आप जब अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तो इन बातों का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने जिस पॉलिसी को ले रखा है उस पॉलिसी के द्वारा प्रदत्त जो हॉस्पिटल सेवाएं वो उस क्षेत्र में ही नहीं है, तो होता क्या है, ऐसे में आपको कैशलेस सुविधा नहीं मिलेगी। आपको पहले रकम देनी पड़ेगी, इलाज कराना पड़ेगा, फिर जब आप ठीक होकर घर आएंगे या आपका जो पारिवारिक सदस्य घर आएगा, उसके बाद सारे बिल लगेंगे, रिम्बर्समेंट होगा फिर वो आपके अकाउंट में। उसमें कुछ रिजेक्शन भी हो जाता है, छोटा मोटा अमाउंट, कि 5 लाख का अमाउंट है तो पता चला वो 4 लाख ही आ पाए, 4.5 लाख ही आ पाए, है ना। तो बेहतर है कि कैशलेस की अगर आपको सुविधा लेनी है, अच्छी सुविधा लेनी है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में जिन हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है वो आपकी पॉलिसी में इंक्लूड होने चाहिए। दूसरा आपको देखना है, हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में देखना होता है, इस वाले में देखना होता है, वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसी भी कंपनी का। तो जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस में देखते हैं 99% से ज़्यादा होना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तभी वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ भी आप कंपनी की रेपुटेशन देखें, लेकिन इसमें 99% नहीं, इसमें 85% प्लस का आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिस कंपनी का है वो कंपनी रेपुटेड मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, उसकी सर्विसेज अच्छी मानी जाती है, विश्वसनीय मानी जाती है वो अपनी इंश्योरेंस सेवाओं में। तो उनका ध्यान रखें। और इस मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैश सेटलमेंट रेशियो आप किसी भी कंपनी का ना ले लें, क्योंकि कंपनी बहुत सारी होती हैं, कई बार वो कंपनी बढ़िया कार्य नहीं कर रही होती हैं। और एक्स्ट्रा कोई हिडन पेमेंट ना हो, वेटिंग पीरियड क्या है, किन किन बीमारियों का कितना है, उसमें एक्सक्लूजन्स कितने हैं, है ना। आप याद रखिए, कोई भी, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी कंपनी अच्छी नहीं होती, हर एक सस्ता प्लान अच्छा नहीं होता। सस्ते प्लान के चक्कर में ना पड़े। आप ये देखें आपके लिए एडिक्वेट प्लान क्या है। मैं ये नहीं कह रहा महंगा प्लान लें, मैं ये भी नहीं कह रहा सस्ता प्लान बिल्कुल ना लें, लेकिन सस्ता और महंगे के बीच में आप एडिक्वेट, जो आपके लिए ऑप्टिमम हो, रकम के हिसाब से भी, प्रीमियम के हिसाब से भी, और उसमें उस पॉलिसी में प्रदत्त सुविधाओं के अनुसार भी, है ना। तो ये सब चीज़ों को देखें। दूसरी बात कि आजकल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जितने हैं सब ज़्यादातर कवर्ड होते हैं कंपनी के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसमें लेकिन वो एडुकेट नहीं होता ज़्यादातर, वो ज़्यादातर वो छोटी रकम होती है, लाख, मतलब उसके लिए फिगर बताना शायद आसान नहीं होगा क्योंकि वो पद के अनुसार होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार आप जॉबलेस हो जाएं, एकदम भगवान ना करे, लेकिन ऐसी स्थितियां भी आ जाया करती हैं कि जॉब छूट जाती है। उस दौरान अगर कोई इमरजेंसी आ गई तब आप कैसे करेंगे। एक तो जॉब छूटी हुई है, ऊपर से हेल्थ इंश्योरेंस का भी वो गैप हो गया, क्योंकि जैसे ही आपकी जॉब छूटेगी उसके बाद तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या आप उस पॉलिसी से बाहर आ जाएंगे जो आपकी कंपनी ने आपको दे रखी है ना। तो उसका भी ध्यान रखें और वो कवरेज, एडुकेट कवरेज, उसको ध्यान में रख करके भी लें। एक पैरेलल आप पॉलिसी भी ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कॉर्पोरेट पॉलिसी ले रखी है और आपकी जॉब छूट गई है, तो उस पॉलिसी अगर कंपनी नहीं दे रही तो आप उसका प्रीमियम देख के उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा एक चीज होती है कि जो जैसे आपने बेसिक पॉलिसी और एक होती है टॉपअप। बेसिक पॉलिसी ये होती है जो मैंने अभी बताया कि 3 लाख की कम से कम लेनी चाहिए व्यक्ति को, या 5 से 10 लाख की लेनी चाहिए, दैट इज नोन एज बेसिक पॉलिसी, और इसका प्रीमियम जो भी है वो आपको अदा करना है। इसके ऊपर होगा टॉपअप। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगे पॉलिसी लेने के 1 साल, 2 साल, 4 साल के भीतर, या पॉलिसी लेते हुए भी कि भाई 10 लाख का सम या 5 लाख का सम एश्योर्ड जो है वो कम है, कभी कोई गंभीर बीमारी हो गई, परिवार में 2 लोगों को हो गई, तो मैं कैसे करूंगा। तो मेरी सलाह यह है कि इसके ऊपर हर एक कंपनी का टॉपअप प्लान होता है। टॉपअप मतलब आपने 10 लाख का बेसिक या 5 लाख का बेसिक इंश्योरेंस ले रखा है, फिर उसके ऊपर 10 लाख का आपने टॉपअप ले रखा है। उसके नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। कारण यह है कि आपने उसी कंपनी का, और वो दूसरी कंपनी से भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है बेसिक पॉलिसी एक कंपनी से, टॉपअप दूसरी कंपनी से ले सकते हैं। वो टॉपअप तब इस्तेमाल होता है जब ये बेसिक पॉलिसी की रकम इस्तेमाल हो चुकी होती है, इसलिए उसके चांसेस बहुत कम आते हैं, इसलिए उसका प्रीमियम भी बहुत कम होता है। वो जरूर लेना चाहिए। अपनी कवरेज को इस तरह से आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक बेसिक कि भाई मैं तो 20 लाख का कवरेज ले रहा हूं, लेकिन 20 लाख का इकट्ठे इसका प्रीमियम ज्यादा बैठेगा, तो आप क्या करें, 5 लाख का कवरेज ले लें, 15 लाख का ऊपर टॉपअप ले लें।
7 लाख का कवरेज ले लें, 13 लाख का टॉपअप ले लें, 10 लाख का कवरेज ले लें, 10 लाख का टॉपअप ले लें, है ना। इस प्रकार से आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने कहा ऑप्टिमम, जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक है, मतलब इतना ठीक है। जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर का भी देखें कि उस शहर में कितना खर्चा है। मोटा मोटी वैसे एक फॉर्मूला माना जाता है कि आपके यहाँ हार्ट सर्जरी का जो रेट है, जो कुल खर्चा होगा आपके शहर में हार्ट सर्जरी का, उतने का प्लान तो कम से कम लें, उतने का प्लान तो कम से कम लें, या जो आपकी साल भर की इनकम है उतने का प्लान तो आप कम से कम लें। ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, मतलब ये मान लिए गए हैं, ये फॉर्मूला है और ये सफल है ना। एक बात और इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं 2 बच्चों तक के मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। डे केयर फैसिलिटीज़ की भी आजकल सुविधा है अनेक पॉलिसीज़ में। ये सब चीज़ों को ध्यान रखें जब आप पॉलिसी लें। और सेक्शन 80D के तहत 25,000 तक की टैक्स बेनिफिट्स भी इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते हैं। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम अब जाता जा रहा है, नया टैक्स रिजीम आता जा रहा है, तो उसके बारे में और 25,000 के टैक्स छूट के बारे में मतलब बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, लेकिन बताना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़ी हो या छोटी हर एक गुण प्रोस एंड कॉन्स के बारे में आपको बता के चलें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इसमें एक सुविधा होती है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हुए, आप कुछ दिन हॉस्पिटल से डॉक्टर से इलाज चला, उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उसके बाद फिर से दवाइयाँ चली महीने 2 महीने, वो सब कवर में होगी। तो यहाँ मेरी सलाह ये है कि जब भी छोटी से छोटी बीमारी में भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे बिल देते हैं और दवाइयाँ लेते हैं, तो हमेशा उनका बिल बनवाएं और अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि भविष्य में बीमारी कितनी बड़ी हो जाए और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए। तो जो पहले वाले बिल हैं अगर वो नहीं होंगे तो आपको कैसे क्लेम मिलेगा, इजंट इट? क्योंकि वो तो खर्च कर चुके हैं ना आप। तो अगर वो आगे वाला कैशलेस हो भी जाए तो भी पहले वाली जो आपका खर्चा हो चुका है वो खर्चा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास बिल और डॉक्टर के पर्चे वगैरह सब होंगे। तो उन्हें संभाल के रखें, छोटी बीमारी में संभाल के रखें, जब पूर्णतः ठीक हो जाए फेंक दें, लेकिन तब तक संभाल के रखें। क्योंकि मैं खुद एक बार मेरी बिटिया के साथ हुआ था, तो वो मतलब मेरे पास पर्चे नहीं थे और वो मेरे लिए समस्या उत्पन्न हुई थी और उसका बड़ी मुश्किल से हो पाया था और पूरी तरह हो भी नहीं पाया था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ संभाल के रखें, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हाँ, इसका पॉलिसी से हमें लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम पॉलिसी धारक हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी लेने के बाद, है ना। क्योंकि देखिए कागज का पेट तो कागज ही भरेगा, है ना, क्योंकि इसमें फ्रॉड भी हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर पॉलिसीज में आजकल एम्बुलेंस कवर भी शामिल है। एम्बुलेंस कवर, इसका ध्यान रखें कि आपके में है या नहीं है। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ये ख्याल रखना है कि इसमें कई बार क्या होता है, कोपे का मतलब होता है कोपे, मतलब आपको 10% देना है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें ये वैसे तो लिखा होता है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं कि किसी भी पॉलिसी में लिखा होता है कि जी हम इस पॉलिसी में जो भी खर्चा होगा उसका 10% जो धारक को देना होगा। 10 लाख का बिल आया तो 1 लाख उसे देना होगा। तो उसके हिसाब से प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पॉलिसी में कोपे है या नहीं है। दूसरा ये कि मैटरनिटी का जो कवरेज है वो 50,000 का है या लाख। फॉर एग्जाम्पल, कवरेज 50,000 का आपकी पॉलिसी में और सीजेरियन ऑपरेशन हुआ और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हुई, उस कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से बिल बन गया 1.5 लाख का, तो वो 1 लाख आपको देना पड़ेगा। तो ये अपनी पॉलिसी में पहले देख लें कि उसमें ऑप्टिमम एप्रोप्रिएट कवरेज मैटरनिटी में हो, जो आजकल हो जाया करता है। अगर सीजेरियन डिलीवरी हो रही है, लाख रुपए का भी खर्चा हो जाता है अच्छे हॉस्पिटल्स में। मैं पुनः आपसे कहूँगा, कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन, मैटरनिटी की बात नहीं कर रहा, कुछ बीमारियां इस प्रकार की होती है कि उनका इलाज ही बड़े हॉस्पिटल्स में संभव है, कि हम मेदांता में जा रहे हैं, हम अपोलो में जा रहे हैं, हम मैक्स में जा रहे हैं, तो काफ़ी बिल हो जाता है उसका। इसमें इंपॉर्टेंट है रूम बहुत महंगे हैं। रूम 4,000, 5,000, 10,000 रुपये पर डे का है। तो आप ये भी देखें कि आपके यहाँ मैक्सिमम रूम रेंट कितना है, वरना पता चला आपकी कवरेज में 2,000 तक का रूम कवरेज में है और जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा है जिस बीमारी का, उसमें रूम ही 8,000 रुपये का है, तो बाकी 6,000 आपको देने पड़ेंगे और 20 दिन रुकना पड़ गया तो 1,20,000 का खर्चा आपके ऊपर आ गया उस बीमारी के दौर में। तो ये भी देखें कि उसमें रूम रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम रेंट ठीक ठाक होता है। इन हॉस्पिटल्स में 5 स्टार होटलों के जैसे रूम होते हैं और वैसे ही उनके चार्जेस होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। और कुछ बीमारियों का इलाज ही वहाँ संभव है क्योंकि वहाँ सुपर स्पेशलिस्ट बैठते ही वहाँ हैं, सुविधा ही वहाँ है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत है। तो किसी भी छोटे मेडिकल सेंटर के लिए वो बनाए रखना संभव नहीं होता, इसलिए बड़े आपको मेडिकल हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा अगर भगवान न करे आपके ऊपर ऐसी या परिवार में ऐसी कोई विपत्ति आती है तो इसलिए रूम रेंट ज़्यादातर इसका फॉर्मूला ये होता है कि 1% ऑफ द टोटल कवरेज। जैसे 5 लाख की पॉलिसी है तो 5,000 रुपये पर डे का कवरेज में होता है, 10 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 का कवरेज में होता है।
तो लेकिन फिर भी जब भी आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो हर चीज़ लिख पढ़ कर देख करके ध्यान में रख करके नोटिस करके तभी लें, और एजेंट को भी विश्वास में लेके लें। कई बार देखिए हर टाइप का व्यक्ति है, एजेंट में भी अच्छे और बुरे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एजेंट गलत ही होते हैं, मुझे बहुत अच्छे एजेंट्स मिले हैं। एक दूसरी बात मैं ये हाँ कि जब हम बच्चों का इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब वो शादी हो जाए, बड़े हो जाए, 25 साल से ऊपर के हो जाए, तो जब वो इंडिपेंडेंट हेल्थ पॉलिसी लेते हैं अपनी, तो उनमें जो जो आपने 18 साल की, जो वो 10 साल की उम्र में जब था और तब से आपने अपनी पारिवारिक पॉलिसी ले रखी है, फिर वो 25 साल का हो गया तब उसने इंडिपेंडेंट पॉलिसी ली है, तो उसमें बेनिफिट उसे मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी 15 साल से कवर्ड में है, कवरेज हो रही है उसके हेल्थ इंश्योरेंस की, तो उसका बेनिफिट उसे मिलेगा। क्योंकि वो हो सकता है वो चाहे उस कंपनी में ले या दूसरी कंपनी में ले, लेकिन वो उसका बेनिफिट उससे मिलेगा। वो पोर्ट जैसे होती है इंश्योरेंस पॉलिसी, उसे पोर्टिंग कहा जाता है कि वो पहले से चली आ रही है, तो उसे ऐसे ही माना जाएगा जैसे 15 साल से उसने कोई पॉलिसी ले रखी हो। मैं पुनः आपसे कहूँगा, जो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है उनके बारे में कभी ना छुपाएं कि जी मैं स्मोकिंग करता हूँ, कितनी करता हूँ, मैं अल्कोहल लेता हूँ, कभी कभी लेता हूँ, कितना लेता हूँ, और मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी रहती है, तो मेरे को ये सब बातें बता देनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए अगर जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसको जो क्लेम मिलेगा, उस क्लेम लेने में उसे कोई परेशानी ना हो, उस व्यक्ति को भी, उसके परिवार वालों को भी, है ना। और हर साल जो फुल बॉडी चेकअप होता है उसका भी फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि इससे न सिर्फ इससे हो सकता है कोई बीमारी डिटेक्ट हो तो आपकी प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन आपको बीमारी के बारे में एडवांस में पता चल गया है, ये आपको सचेत कर सकती है। आप कुछ प्रिकॉशनरी कदम उठा सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, ये दोबारा बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है बगैर हॉस्पिटलाइजेशन के ठीक हो जाए। जैसे कि आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज ज़्यादा है, चाहे वो हेल्थ की हो या बीपी की हो या शुगर की हो या किडनी की हो, उसमें बहुत कुछ लाइफ स्टाइल से भी ठीक किया जा सकता है, योगा आदि से, है ना, जॉगिंग से, एक्सरसाइज से। तो इन बातों को, ये खाने पीने में अपने परिवर्तन करने से, तो अगर आपको वेल इन टाइम अगर एडवांस में पता चल गया तो भले ही आपका प्रीमियम बढ़ गया, लेकिन भगवान करे ऐसा हो कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े, इमरजेंसी की जरूरत ही ना पड़े। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि वेटिंग पीरियड का जरूर ध्यान रखें। ये जो बीमारी में, कौन कौन सी बीमारी में कितना वेटिंग पीरियड है ना, क्योंकि इसको लेकर के कई बार शिकायतें होती हैं, कई बार वाजिब शिकायतें होती हैं, कई बार गैर वाजिब शिकायतें होती हैं क्लाइंट में और इंश्योरेंस पॉलिसी के बीच में। सबसे ज़्यादा केसेस इसी के मिलते हैं, इसको क्लेम लेने में दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को पहले से ध्यान रखें कि कौन सी बीमारी का कितना का वेटिंग पीरियड है, इंटरमिंगल वेटिंग पीरियड। जितना लेट करेंगे आप मेडिकल ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने में, उतनी ही दिक्कत आएगी। जब ज़्यादा उम्र में लेंगे तो कम मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिलता, और प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मैं पुनः कहूँगा, जितनी जल्दी हो सके उतना लें। आज सबसे अच्छा दिन है, ये मान के चलें। जितनी कम उम्र में आप ले लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेटर कवरेज मिलेगा, अच्छा कवरेज मिलेगा, और आप स्वस्थ रहेंगे। एक इसके अतिरिक्त बस एक बात, हाँ, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो हेल्थ इंश्योरेंस में एक बात ये भी है कि आप कंपैरिजन कर लें। पॉलिसी बाजार या और भी कई इस प्रकार की वेबसाइट्स हैं, अपनी पूरी डाटा वो लेंगे, आपके परिवार के सदस्यों का भी लेंगे, तो उसमें वो डाटा डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें किस किस कंपनी की पॉलिसी में क्या क्या फैसिलिटीज है और उसका क्या क्या प्रीमियम आपका आके पड़ रहा है। देन यू कैन कंपेयर कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। जो मैंने अभी बातें सारी बताई उन सब बातों को ध्यान रखते हुए फिर आप ये पॉलिसी लें। तो ये सारी बातें थी हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं कागज पर नोट करके रखता हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी कई बार बोलते हुए कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ पे नज़र ना पड़े या कुछ रह जाए, तो स्वागत है आपका। आप कोई भी चीज़ मेरे से क्वेरी करके पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपका धन्यवाद दूंगा इसके लिए कि आपने मेरे को इतनी देर इस बात के लिए सुना। कोई जानकारी आपकी बढ़ी तो मैं अपने आप को भाग्यवान मानूंगा कि मेरी इस बात से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी बढ़ी। और अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप, स्वागत है आपका कमेंट्स में। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, हमारा नया यूट्यूब चैनल है, आप इसे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, औरों को भी बताएं जो आपके रिलेटिव हों, जानकार हों, फ्रेंड्स हों, जिन्हें हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, तो इस वीडियो को आप उनको भेज सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद मित्रों, कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।